नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया भूटान रिलेशनशिप। तो इंडिया भूटान रिलेशनशिप में सबसे पहले हमें इंट्रो क्या लिखेंगे, तो इंट्रो हम लिखेंगे कि जो इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है भूटान की, वहाँ से शुरू करेंगे और बताएंगे कि जो भूटान है वह इंडिया और चाइना के बीच में एक बफर स्टेट का कार्य करता है। तो बफर स्टेट के रूप में बताते हुए इसकी लोकेशन के बारे में बताएंगे। वो बताएंगे कि यह कम जनसंख्या घनत्व वाला और जबकि अत्यधिक प्राकृतिक संपदा से संपन्न राष्ट्र है। ठीक है, फिर इस बाद हम बताएंगे कि थोड़ा फैक्ट फिगर के बारे में कि भारत और भूटान के बीच में रिलेशन कैसे हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि भूटान ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भारत से लगभग 5,000 करोड़ रुपए, लगभग 4,500 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त की है। इसके अलावा भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है। 2021-22 में दोनों देशों के बीच में लगभग 1.5 बिलियन का व्यापार हुआ है। नेक्स्ट, भारत भूटान में निवेश का प्रमुख स्रोत बना हुआ है। भूटान की कुल आय, मतलब जो कुल एफडीआई हो रही है, उसमें लगभग 50% हिस्सा कहाँ से आ रहा है, भारत से। तो भूटान को जितनी भी आय हो रही है उसका 50% हिस्सा भारत से आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं भारत के लिए भूटान का महत्व क्यों है। तो सबसे पहले भू रणनीतिक महत्व है। भू रणनीतिक या फिर जियो स्ट्रेटेजिकल महत्व क्यों है, तो क्योंकि भूटान भारत की रणनीतिक स्थिति इसे भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बना दिया। भूटान की स्थिति कहाँ पर है, भारत और चाइना के बीच में। तो यहाँ पर भूटान है, इस तरफ है चाइना और यहाँ पर है इंडिया। तो एक प्रकार से बफर स्टेट के रूप में कार्य करता है और इंडिया चाइना के बीच में जो बॉर्डर से रिलेटेड जो क्लैश हो सकते हैं उनकी संभावना को यह कम कर देता है। नेक्स्ट, दूसरा है आर्थिक महत्व। भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भूटान काफी अधिक महत्वपूर्ण है। भूटान में माउंटेन इकोनॉमी और दूसरी बात है जो यहाँ पर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की जो संभावना है वह भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा पर्यावरण सहयोग भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और भूटान दोनों साझा हिमालयी पर्यावरण तंत्र को साझा करते हैं। साझा हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के कारण दोनों देश संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, आपदा प्रबंधन आदि क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रीय एकीकरण। क्षेत्रीय एकीकरण की दृष्टि से भूटान का काफी अधिक महत्व है। खासकर बिमस्टेक और सार्क जैसे मंचों की बात करें तो यहाँ पर भूटान काफी महत्वपूर्ण रोल निभाता है और खासकर हमेशा से भारत का एक सहयोगी और समर्थक देश रहा है। इसके अलावा भूटान और भारत के बीच में एक मैत्री संधि भी है जिसके तहत भारत क्या करता है, भूटान की जो रक्षा और विदेश मामले पर सहयोग और सहायता प्रदान करता है। इस बात सहयोग की अन्य क्षेत्र की बात करें तो जल विद्युत। भूटान के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी जल विद्युत सहयोग द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख केंद्र है। सांस्कृतिक संबंध भी काफी मजबूत है। दोनों देश बौद्ध धर्म दोनों देशों के बीच में समान विचारधाराओं को जोड़ता है या फिर एक साझा विचार विरासत का निर्माण करता है। 2003 में स्थापित भारत भूटान फाउंडेशन का उद्देश्य सांस्कृतिक क्षेत्र में पीपल टू पीपल एक्सचेंज को बढ़ाना है। इसके अलावा सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल IMT-RAT स्थायी रूप से पश्चिमी भूटान में तैनात है और रॉयल भूटान सेना को सहायता व प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो IMT-RAT जो भारत का एक सैन्य प्रशिक्षण दल है वह स्थायी रूप से पश्चिमी भूटान में तैनात है और भूटान को सैन्य सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट, भारत की सीमा सड़क संगठन के दंतक, भारत का जो सीमा सड़क संगठन BRO है, BRO ने दंतक परियोजना के तहत भूटान में अधिकांश सड़कों का निर्माण किया है। अब इसके बाद देखते हैं चुनौतियां क्या हैं। तो सबसे पहले हाल ही में जो भूटान में प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं उन्होंने चीन की यात्रा की है और उनका चीन के साथ काफी जुड़ाव भी दिख रहा है। इसके अलावा जो चीन और भूटान के बीच में एक सीमा समझौता हो रहा है तो वहां पर संभावना है कि चीन धीरे धीरे भूटान के माध्यम से इंडिया की जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वहां पर अपना प्रवेश बढ़ा सकता है क्योंकि भूटान जैसे भारत और भूटान, तो यहाँ पर जैसे अगर चाइना है, ये भूटान है और यहाँ पर भारत है, भारत के चिकन नेक है। ठीक है, तो चाइना क्या कर रहा है कि भूटान को कुछ उत्तरी सीमा पर जो विवादित क्षेत्र है वह भूटान को हस्तांतरित कर रहा है और स्वयं यहाँ पर जहाँ पर भारत के साथ जो टाई जंक्शन है वहां पर अपनी स्थिति बढ़ावा देने के लिए एक नेगोशिएशन करना चाहता है कि आप उत्तरी, भूटान से कहता है कि आप उत्तरी क्षेत्र ले लो और यहाँ पर जो सदर्न वेस्ट एरिया है वहां पर चाइना को कुछ टेरिटरी मिल जाए, खासकर डोकलाम रीजन में। और डोकलाम क्षेत्र भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे भारत का सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है वो पास में है। तो चाइना यहाँ पर जमीन एक्वायर कर रहा है, तो इसलिए भूटान हमारे लिए सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। और यदि जो डील अभी हाल में हुई है,
ठीक है, यहाँ पे होने की संभावना। तो इससे क्या हो सकता है, चीन भूटान सीमा समझौते से भारत की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। इसके बाद है चीन की उपस्थिति यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है। चीन की उपस्थिति, चीन के साथ भूटान का सीमा विवाद भारत के लिए सुरक्षा संबंधी चिंता पैदा करता है। उदाहरण के लिए डोकलाम, ठीक, तो सीमा विवाद तो चिंता पैदा करते ही है। इसके अलावा जो चीन के साथ उसका सीमा समझौता हो रहा है वह भी कहीं ना कहीं भारत के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि उस समझौते के तहत चीन को भारत के रणनीतिक क्षेत्र मतलब सिलीगुड़ी एरिया के पास जमीन मिल जाएगी, जिससे भारत को भविष्य में चिंताएं हो सकती हैं। नेक्स्ट क्या है, जल विद्युत व्यापार से जुड़े मुद्दे। भारत की बिजली खरीद संबंधी नीति में बदलाव, भूटान को राष्ट्रीय पावर ग्रिड में शामिल करने से इनकार करना आदि ने भी संबंधों में दरार पैदा की है। इसके बाद है उग्रवादियों की शरण स्थली। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड जैसे उग्रवादी संगठन अक्सर भूटान को शरण स्थली के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा BBIN पहल, तो BBIN पहल में पर्यावरणीय चिंताओं के कारण या फिर पर्यावरणीय मुद्दों के कारण भूटान इससे बाहर हो गया है। भूटान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल जो BBIN पहल थी इस समझौते से अलग हो गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बिमस्टेक के मंच पर उसका सहयोग है, इसके अलावा जो हम उप क्षेत्रीय सहयोग की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वह प्रभावित हो रहा है। नेक्स्ट है व्यापार तक पहुंच। भूटान अपनी बाजार में विविधता ला रहा है। इसने 2021 में बांग्लादेश के साथ एक तरजीही प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया था, लेकिन भारत को इस तरीके से स्पेशल ट्रेड एग्रीमेंट जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जैसे कोई समझौता भारत के साथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि भूटान है वह भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को लेकर उतना जिज्ञासु या फिर उतना सक्रिय नहीं है जितना कि अन्य देशों के साथ में। इसके अलावा हम देखें त्रिपक्षीय वार्ता की बात करें, आगे की तरह हम क्या कर सकते हैं, तो हम त्रिपक्षीय वार्ताएं कर सकते हैं। त्रिपक्षीय वार्ताओं से सीमा विवाद की अनिश्चितताओं को समाप्त कर सकते हैं। त्रिपक्षीय वार्ता करने के साथ भूटान, भारत और चीन। इसके बाद है आर्थिक गतिविधियों में हम विविधता ला सकते हैं। दोनों देशों के बीच में फिनटेक, अंतरिक्ष तकनीक, बायोटेक जैसे क्षेत्रों में मजबूत सहयोग किया जा सकता है। इसके अलावा लोगों के बीच में आपसी जुड़ाव को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। आर्थिक गतिविधि में विविधता लाई जानी चाहिए। दोनों देशों के बीच में फिनटेक, अंतरिक्ष तकनीक, बायोटेक जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने से साझेदारी को मजबूती मिल सकती है। इसके बाद है लोगों के आपसी संबंधों में सुधार किया जा सकता है। बौद्ध धर्म के माध्यम से और अधिक पर्यटक गतिविधियों के माध्यम से सॉफ्ट पावर कूटनीति को मजबूत किया जा सकता है। नेक्स्ट है सुरक्षा उपाय। तो सुरक्षा उपाय में क्या कर सकते हैं दोनों देश, आपराधिक मामलों में जानकारी के रियल टाइम आदान प्रदान के लिए दोनों देश और उनके प्रशासनिक तंत्रों के बीच संपर्क बिंदुओं की स्थापना की जानी चाहिए। इसके अलावा है भारत भूटान सीमा पर प्रत्यावर्तन, रिपेट्रिएशन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया का विकास किया जाना चाहिए। ठीक है, फाइनली यही कहेंगे कि भारत एक बड़ा देश है। ठीक है, भारत को क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के लिए भूटान के साथ संबंध को मजबूत करने और के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। भारत अब कौन से कदम उठा सकता है, तो रचनात्मक सहयोग कर सकता है कि मतलब अपनी तरफ से भूटान के लिए अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान कर सकता है। ठीक, अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो क्षमता निर्माण से जुड़ी हो, वित्त की हो, ठीक है, या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की हो। नेक्स्ट है भूटान की अर्थव्यवस्था में विविधता लाना चाहिए। तो यहाँ पर पारस्परिकता आधारित संबंध बनाए जाने चाहिए कि केवल भूटान ही भारत पर निर्भर ना हो, बल्कि भारत भी उतना ही मतलब महत्व प्राप्त करे। इसके अलावा जो हमारा 5S का जो सिद्धांत है, जिसमें हम क्या करते हैं, संवाद, सम्मान, शांति, समृद्धि। ठीक है, तो जो हमारा 5 पिलर जो हमारी रणनीति है उसको हमें भी यहाँ पर आगे बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, अभी रिसेंटली क्या हुआ था, पिछले साल की भूटान के जो नरेश हैं, जब तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण इंसिडेंट हुआ था कि जो चीन के जो भूटान के PM है उनने चीन की यात्रा की थी, और ऐसा माना जा रहा है कि जो रिसेंट PM है वहाँ के वो कहीं ना कहीं थोड़ा चीन की ओर थोड़ा झुकाव रखते हैं। भाई अब इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए भूटान के जो राजा हैं, किंग हैं, उनने भारत की यात्रा की थी। तो यही है, मतलब रिसेंट न्यूज़ भी यही है कि हाल ही में भूटान नरेश ने भारत की यात्रा पर आए थे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना था। अभी क्या क्या इसमें प्रोग्रेस हुई है या फिर क्या इसके आउटकम रहे हैं, तो सबसे पहला है भूटान को समर्थन 5 वर्ष की अवधि के लिए स्टैंड बाय क्रेडिट सुविधा प्रदान की जाएगी। FCF के तहत निम्न आय वाले देशों को उनकी अल्पकालिक भुगतान असंतुलन
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। तो ऐसी भारत की एक फैसिलिटी है जिसमें क्या होता है, जो अल्प विकसित देश हैं उनके जो निम्न आय वाले देश हैं उनके अल्पकालिक भुगतान असंतुलन को मतलब की सहायता के लिए मदद की जाती है। इसके अलावा जल विद्युत के लिए अभी क्या प्रोग्रेस हुई है, तो यहाँ पर है मांग देछू, चूखा, बसोछू, पुनात सांगछू वन और शंकुश परियोजना जैसी प्रमुख जल विद्युत संयंत्रों की स्थापना पर चर्चा की गई है। सुरक्षा के लिए क्या हुआ है, जयगांव जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है और फुंत सोलिंग जो कि भूटान में है, में पहली एकीकृत चेक पोस्ट, तो यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की स्थापना, तो भूटान और जो पश्चिम बंगाल की सीमा है वहाँ पर एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की स्थापना पर बनाने पर सहमति जताई गई है। इसके अलावा कनेक्टिविटी के लिए कोकराझार जो कि असम में है और गलेपू रेल लिंक में तेजी लाई जाएगी, तो कोकराझार गलेपू रेल लिंक यहाँ पर स्थापित की जा रही है। साथ ही गलेपू हवाई अड्डे के निर्माण हेतु भी निवेश को आकर्षित करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। तो गलेपू कहाँ पर है, तो गलेपू भूटान में है और वहाँ पर हवाई अड्डे के लिए भी भारत सहायता करेगा। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो महत्वपूर्ण पड़ोसी है वह है भारत नेपाल संबंध, तो हम थोड़ा उसको देखेंगे। नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है। यह भारत की विदेश नीति में विशेष महत्व रखता है। हालांकि 2015 के बाद से, तो ये 2015 का वर्ष महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर भूकंप आया था और इसके अलावा थोड़ा यहाँ पर एक स्टैंड ऑन की भी सिचुएशन देखी गई थी। तो इसको थोड़ा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जहाँ से हमारे संबंध में थोड़ी उतर चढ़ाव आए हैं। 2015 में दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों में कुछ गिरावट आई थी। इस दौरान नेपाल ने भारत को अपने संविधान की मसौदा प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का दोषी ठहराया। नेपाल ने भारत द्वारा की गई एक अनौपचारिक नाकेबंदी, जो कि भारत ने नहीं की थी, वरन वहाँ पर बल्कि जो नेपाल के मधेसी समुदाय के लोग हैं, तो उन्हें जो तराई क्षेत्र में रहते हैं, मतलब नेपाल के जो निचले एरिया है वहाँ पर रहते हैं, उन्हें बेसिकली एक जो उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा था उसको लेकर उन्होंने एक नाकेबंदी का प्रयास किया था। ठीक है, तो जैसे नेपाल का जो ऊपरी एरिया है वो हिली एरिया है और निचला एरिया कैसा है, तराई है। तो जब सप्लाई लाइन जो इंडिया से नेपाल को जाती है तो उसको रोकने का प्रयास किया गया था, लेकिन नेपाल के द्वारा यह कहकर आलोचना की गई कि भारत दबाव डाल रहा है और नेपाल के इससे हितों का उल्लंघन हो रहा है। इसके अलावा इस नाकेबंदी के कारण नेपाल में भारत के खिलाफ तेजी से नाराजगी या फिर एक एंटी इंडिया सेंटीमेंट पैदा हुआ। लेकिन अब थोड़ा फैक्ट एंड फिगर पे बात कर लेते हैं। तो दोनों देशों के बीच में लगभग $11 बिलियन का व्यापार हो रहा है आज की स्थिति में। इसके अलावा भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और इसके अलावा भारत से बड़ी मात्रा में FDI भी नेपाल को जाता है। नेपाल को भारत का निर्यात पिछले 10 वर्षों में 8 गुना बढ़ गया, मतलब जो हम पहुंचा रहे हैं, तो अगर हम पहले 1 बिलियन का सामान पहुंचा रहे थे तो पिछले 10 वर्षों में यह बढ़कर कितना हो गया है, 8 बिलियन तक बढ़ चुका है, मतलब 8 गुना इसका हो चुका है। इसके बाद है रक्षा क्षेत्र में सहयोग की बात करें। अब सहयोग के प्रमुख क्षेत्र में रक्षा क्षेत्र में सहयोग, भारत नेपाल की सेना के आधुनिकीकरण में सहायता कर रहा है। सूर्य किरण जैसे सैन्य अभ्यास इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट है जल संसाधन, बाढ़ प्रबंधन आदि क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए कोसी संधि और महाकाली संधि की गई है। नेक्स्ट है ऊर्जा, तो कोसी संधि और महाकाली संधि बाढ़ प्रबंधन के लिए और जल संसाधन प्रबंधन के लिए। नेक्स्ट है ऊर्जा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए विद्युत विनिमय समझौता किया गया है, जैसे कि मोतिहारी से अमेलखगंज तक पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जहां से जो बिहार के जो बरौनी पाइपलाइन है, बरौनी रिफाइनरी है, वहां से नेपाल के लिए डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति की जाएगी। सेकंड है सोलू कॉरिडोर में जल विद्युत परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, जिससे नेपाल से भारत में विद्युत आएगी। तो भारत क्या करेगा, जो मोतिहारी और अमेलखगंज जो पाइपलाइन परियोजना है, या फिर बरौनी और नेपाल के बीच में जो पाइपलाइन परियोजना है, उससे भारत पेट्रो प्रोडक्ट की सप्लाई करेगा। एंड दूसरी जो हमारा सोलू कॉरिडोर है उसके माध्यम से भारत को बिजली की आपूर्ति होगी। इसके अलावा है कनेक्टिविटी परियोजनाएं, तो रक्सौल काठमांडू रेलवे लिंक बनाई जा रही है। इसके अलावा BBIN प्रोजेक्ट है, तो ये भारत और नेपाल के बीच में प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजना है। नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में क्या हमारे सहयोग है। भारत विभिन्न पाठ्यक्रमों में नेपाली छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है। सांस्कृतिक क्षेत्र में देखें तो दोनों देश धर्म, भाषा, व्यंजन, फिल्म, ठीक है, आदि आधार पर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध साझा करते हैं।
भारत और नेपाल के बीच जो संबंध है उन्हें रोटी बेटी का नाता कहा जाता है, क्योंकि दोनों के बीच में ट्रांस बॉर्डर मैंने जो मैरिज होती हैं, इसके अलावा शादियाँ, तीज त्योहार वो भी आपस में मिलजुल कर मनाए जाते हैं। अब देखें प्रमुख समस्याएं क्या हैं। तो नेपाल की अर्थव्यवस्था, तो प्रमुख चुनौतियां क्या है संबंधों में। नेपाल की अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में चीन का बढ़ता प्रभाव। तो चीन का बढ़ता प्रभाव कहीं ना कहीं एक समस्या है। इसके अलावा 2015 के बाद से जो नेपाल में एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, तो वो भी कहीं ना कहीं समस्या है। तो एक हो गया 2015 के बाद उभरा एंटी इंडिया सेंटिमेंट, कहीं ना कहीं आज भारत की स्थिति को कमजोर कर रहा है। नेपाल में भारत विरोधी बयानबाजी में तेजी आई है। नेक्स्ट है सीमा विवाद पर नेपाल का आक्रामक रुख देखा जा रहा है। इसके अलावा है नेपाल चीन के BRI में शामिल हो गया है। तो नेपाल क्या हो गया, चीन का जो BRI पहल थी उसमें शामिल हो गया है। नेक्स्ट, नेपाल में द्विपक्षीय व्यापार में भारी व्यापार घाटे के कारण असंतोष भी देखा जा रहा है। नेपाल में द्विपक्षीय व्यापार में भारी व्यापार घाटे के कारण असंतोष की स्थिति देखी जा रही है। भारत का जो बड़े भाई वाला व्यवहार है, पर जो बिग ब्रदर सिंड्रोम है, वर्ष 1950 की जो शांति और मित्रता संधि है पर फिर से विचार करने के प्रति भारत जो उदासीनता दिखा रहा है, उसको लेकर नेपाल ने कई बार विरोध किया है। इसके अलावा जो नदी संधियां हैं से निपटने संबंधी शिथिलता, नदी संधि है तो उसमें भी कहीं ना कहीं भारत द्वारा उतनी नदी संधियों से निपटने से संबंधित शिथिल दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप भारत के प्रति एक अविश्वास उत्पन्न हुआ है। इसके बाद है लोगों की अप्रतिबंधित सीमा पर आवाजाही ने भारत नेपाल के घरेलू उद्योग, स्थानीय आजीविका अवसरों, कानून और व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित किया है। नेपाल का मानना है कि भारत के लोग जो वहां पर जा रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं नेपाल में जो स्थानीय लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है वो कम हो रही है। इसके अलावा यह देख सकते हैं कि भारत और जो नेपाल के बीच में संबंध है वो मुख्यतः जल विद्युत आधारित है, मतलब मुख्यतः जल विद्युत का ही नेपाल निर्यात करता है भारत को, तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी की कम है। इसके अलावा नेपाल की अर्थव्यवस्था में भी डाइवर्सिटी की कमी है। इसके अलावा हम बात देखें तो जो पीपल टू पीपल संबंध थोड़े कमजोर हुए हैं, क्योंकि भारत में नेपाल में एंटी इंडिया सेंटिमेंट उभरा है। इसके अलावा देखें कि जो नेपाल में अभी भी जो संवैधानिक जो विकास जिस प्रकार से हुआ है और वहाँ पर जो मधेसी समुदाय के अधिकारों की जो उपेक्षा की गई है, तो वह कहीं ना कहीं एक समस्या भविष्य में बनी रहेगी भारत और नेपाल के बीच, तो उसको भी कहीं ना कहीं सॉल्व करने की जरूरत है। वह भी एक प्रमुख चुनौती है। तो मधेसी मुद्दा आज भी एक वहाँ पर प्रमुख मुद्दा के रूप में विद्यमान है, प्रमुख समस्या के रूप में विद्यमान है। इसके अलावा यह देखा जाता है कि भारत की तरफ से जो भी परियोजनाएं चलाई जाती हैं उनमें डिले होता है, तो डिले भी एक समस्या है। इसके अलावा इंटरनल पॉलिटिक्स भी एक समस्या है। तो इंटरनल पॉलिटिक्स, इसके अलावा देखें कि भारत की तरफ से जो परियोजनाएं चलाई जाती है उनमें भ्रष्टाचार, ठीक है, और जो नेपाल की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, यह देखा जाता है कि भारतीयों द्वारा या फिर कई बार अधिकारियों द्वारा नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स में भी हस्तक्षेप किया जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो चीन का जो निवेश है, तो निवेश के भी देखें तो निवेश और व्यापार की दृष्टि से चीन के साथ जो निकटता बढ़ती जा रही है, कई सारे जैसे ट्रांस हिमालयन जो रेलवे प्रोजेक्ट बिछाया जा रहा है, तो वह कहीं ना कहीं चीन और नेपाल के बीच में जुड़ाव को बढ़ाएगा। इसके अलावा नेपाल द्वारा BRI को ज्वाइन कर लिया गया है, तो नेपाल BRI में भी शामिल हो गया है। अब प्रश्न उठता है कि भारत ने अपने द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति को सुधारने के लिए अभी क्या किया है। तो हाल ही में भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 6वीं बैठक आयोजित की गई है, जिसमें जल विद्युत, तेल गैस, जल संसाधन, क्षमता निर्माण और पर्यटन सहित कई क्षेत्रों में चर्चा की गई है। कोविड-19 की बात देखें तो कोविड-19 के दौरान भारत की ओर से नेपाल को काफी सहायता की गई थी। भारत और नेपाली
स्वास्थ्य पेशेवरों के बीच काफ़ी सहयोग किया गया था। इसके अलावा है जयनगर जो कि बिहार में है, और कुर्था के बीच में रेल लिंक की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है भारतीय प्रधानमंत्री ने लुम्बिनी में भारतीय सहायता से बनाए जा रहे एक बौद्ध विहार की आधारशिला रखी है। यह नेपाल में बौद्ध धर्म से जुड़े संबंधों को मजबूत करने और भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देगा। इसके बाद है सप्तकोसी हाई डैम परियोजना को भी यहाँ पर तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। सप्तकोसी हाई डैम परियोजना कहाँ पर बन रही है? नेपाल में है, ताकि भारत में बाढ़ से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनको कम किया जा सके। तो उसके लिए सप्तकोसी हाई डैम परियोजना बनाई जा रही है।